पे एक नंबर दिया रहेगा, ये नंबर, ये नंबर में आपको जो भी के डिजिट्स है ना, ये नंबर मतलब बेसिकली आई गेस आपको स्ट्रिंग दिया रहेगा। एक बार मैं प्रॉब्लम से कंफर्म कर देता हूँ, स्ट्रिंग ही दिया होता है शायद। नंबर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, हाँ, आपको नंबर इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग दिया रहेगा बेसिकली इनपुट में। मतलब ये जो नंबर है बड़ा सा, ये एक स्ट्रिंग है। इसमें आपको क्या करना है, आपको इतने डिजिट्स निकाल के सबसे मिनिमम नंबर बनाना है। मतलब आपको इसमें से 3 डिजिट निकालना है और यू हैव टू ट्राई टू फॉर्म सबसे मिनिमम नंबर। तो इसका आंसर मैं पहले से लिख देता हूँ। इसका आंसर एक्चुअली 1 2 2 1 2 2 नहीं 1219, ओके। इसका आंसर इज 1219। अभी पहले लेट्स फॉरगेट अभी ये कैसे, अभी स्टैक है तो आपके दिमाग में ऐसे स्टैक स्टैक ही रहता है। तो आप पहले एक इंट्यूशन डेवलप करो कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। बाय द वे, दिस प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड इन मेटा। ये प्रॉब्लम मेटा में पहला पूछा गया, रिमूव के डिजिट्स करके। तो पहले तो आपको बेसिक से चालू करते हैं। पहले तो ये आंसर क्या है ये बेसिकली आप देखोगे तो इसमें सबसे मिनिमम यही होगा। इससे मिनिमम आप कुछ बना ही नहीं सकते। आप ट्राई करते रहो। अभी एक एक चीज पूछता हूँ। अभी आपके पास अगर मैंने रैंडम नंबर ऑफ डिजिट दे दिया, लाइक 3, थोड़े बहुत डिजिट दे दिए, इससे आपको अगर एक मिनिमम नंबर बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप एक ग्रीडी अप्रोच रखोगे कि जो छोटा नंबर है उसको आप हाईएस्ट प्लेस पे रखोगे और बड़ा नंबर को लोएस्ट प्लेस पे रखोगे। मतलब बेसिकली आप इसको 1 3 4 9, बेसिकली छोटा नंबर को पहले रखोगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा नंबर को रखोगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा नंबर को रखोगे, उससे थोड़ा बड़ा नंबर को रखोगे, उससे थोड़ा बड़ा नंबर को रखोगे। दैट वुड बी अ अप्रोच अगर आपको ये रैंडम डिजिट दिया है और आपको सबसे छोटा नंबर उनसे फॉर्म करना है। इसका पहले तो ब्रूट फोर्स यही होगा, आप हर एक पॉसिबल 3 नंबर को निकालोगे। लाइक ये 3 को निकालोगे, उसके बाद आप हर एक पॉसिबल, लाइक ये 3 को निकाला, उसके बाद आप ये 3 को निकाला, फिर उसके बाद ये 3 को निकाला। ऐसे आप हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करके ये एक बहुत बड़ा रिकर्सिव अप्रोच चला जाएगा, जो बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। वो आपको पक्का टीएलई देगा। तो पहले तो मैंने ये जो बोला आपको समझा। आपको कोई रैंडम डिजिट दिया, आपको मिनिमम नंबर फॉर्म करना है, तो आप सबसे छोटा डिजिट पहले रखोगे, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा और उसके बाद बड़ा। अभी यहाँ पे मैंने बोला है कि आपको डिजिट्स रिमूव कर सकते हैं, आप 3 डिजिट्स कोई भी रिमूव कर सकते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसको रिमूव किया, अभी ये तीनों को रिमूव किया और उसके बाद मैंने ये प्रोबेबली ये 1 को आगे लेके आया। ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ रिमूव कर सकते हैं। ये आपको समझा? अभी पहला अप्रोच क्या होगा आपका? मैंने जो बोला ग्रुप अप्रोच हो गया। उसके बाद आप देखो मैंने ये जो बताया, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर जब देख रहे हो, मतलब बेसिकली 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो ये सबसे मिनिमम नंबर फॉर्म होगा। इससे छोटा कोई फॉर्म नहीं होगा। ये आपको समझा? अभी अगर आपने यही सेम ग्रीडी अप्रोच लगाने का कोशिश किया कि अगर मैं सब छोटे नंबर्स को पहले छोटे से बड़ा लेके गया, तो सबसे छोटे से बड़ा लेके गया, तो सबसे छोटा नंबर बना, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर्स निकालूंगा। बड़ा नंबर्स अगर मैं निकालने गया, लेट्स से यहाँ पे सबसे बड़ा 9 है, 9 को निकाला, उसके बाद 4 है, 4 को निकाला, उसके बाद 3 है, 3 को निकाला। ये 1 2 1 1 फॉर्म किया। आप देख सकते हो ये नंबर इससे बड़ा है। तो आपका ये वो वाला ग्रीडी लॉजिक ही चलेगा कि मैं बड़े नंबर को निकालूंगा तो ये नंबर ऑटोमेटिकली छोटा होगा, क्योंकि ये जहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो भी मैटर करता है। लाइक ये यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस वगैरह भी मैटर करता है। आप कौन से प्लेस से निकाल रहे हो ये भी मैटर करता है। अभी अगर मैंने ये जो बोला, आप ये थोड़ा माइंड में रखोगे। आपको मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लो। मैंने 89 करके एग्जांपल लिया। अगर मैंने यहाँ पे के इक्वल टू 1 रख के अगर मैंने यहाँ पे 8 को रिमूव किया, तो क्या 8 को रिमूव किया तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। और अगर मैंने इसकी जगह 9 को रिमूव किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी 8 बजेगा, जो 8 मिनिमम है। मतलब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? बेसिकली एक बड़ा नंबर भी होता है ना, ये 8 9, लेट्स से 8 9 2 1। यहाँ पे भी आप सेम ही लॉजिक देख रहे हो। अगर के इज इक्वल टू 1 है, आपने 8 को रिमूव किया, तो यहाँ पे 9 टू 1 बनेगा। बट आपने अगर 9 को रिमूव किया तो यहाँ पे 8 टू 1 बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टू 1 मिनिमम है। यहाँ पे आप एक चीज कॉमन देख पा रहे हो। बेसिकली आपको वो एक चीज कॉमन क्या देखना है कि लेट्स से मैंने एक नंबर को रिमूव किया, तो उसके जगह उससे भी एक बड़ा नंबर आ रहा है। अभी अगर मैंने 8 को रिमूव किया, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो प्लेस में 8 से भी एक बड़ा नंबर आ रहा है, जिससे जिससे आपको एक इंट्यूजन लग रहा होगा कि ये नंबर बड़ा ही बनेगा।
अगर यहाँ पे 9 को रिमूव किया, तो ये प्लेस पे मतलब आपको क्या देखना है कि वो दोनों में से बेस्ट नंबर कौन सा होगा पोजीशन के लिए। अभी 8 और 9 में से सबसे बेस्ट नंबर वो पोजीशन के लिए क्या होगा? अभी एक पोजीशन हटाया जाए तो वो पोजीशन के लिए क्या होगा? दैट इज इट। अभी आप अगर यहाँ पे दो नंबर्स को रिमूव कर पाते, मैंने यही 8 9 2 1 में अगर आप दो नंबर्स को रिमूव कर पाते, मैंने बोला 8 और 9 में सबसे बेस्ट तो 8 था, तो मैंने 9 को रिमूव कर दिया। अभी नंबर क्या बना? 8 2 1। अभी 8 2 1 में आप देख सकते हो सबसे बेस्ट नंबर क्या रिमूव कर सकते हो। अगर आपने 8 को रिमूव किया तो ये 2 1 बनेगा। और क्या क्या नंबर रिमूव कर सकते हो आप यहाँ पे? आपको बेसिकली क्या देखना है? मतलब आपको ऐसे डिजिट को रिमूव करना है जिससे अभी मैं बताता हूँ आगे। अगर आपने 2 को रिमूव किया तो 8 1 बनेगा। अगर आपने 1 को रिमूव किया तो 8 2 बनेगा। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम आप देख सकते हो बेसिकली 2 1 है। अब इधर आप क्या कॉमन क्या देख रहे हो? आपको बेसिकली ये दो जगह पे सबसे बेस्ट नंबर कौन सा होगा। मतलब आपको क्या करना है, हर दो जगह पे सबसे बेस्ट नंबर क्या होगा आपको ये देखना है। अभी 8 और 2 की जगह पे आपका सबसे बेस्ट नंबर क्या होगा? सिंपल, आपका सबसे जो बेस्ट नंबर है वो बेसिकली 2 होगा। तो आपका सबसे मिनिमम 2 1 बन रहा है। सो ये एक अप्रोच हो गया। अभी यहाँ पे स्टैक कैसे है? सिंपल, मैं अगर बताऊँ, ये तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन था आज का। ये मेरे को बस ये एक एक्स्ट्रा सम था, जो एक एक्स्ट्रा टाइप था। मेरा सिखाने का मोटिव ये था कि ये एक एक्स्ट्रा टाइप कवर हो, क्योंकि ये मेटा में पूछा गया है। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपका इंट्यूजन ही कैसे बिल्ड हुआ, आप इस पे ध्यान दो। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आप जब आगे बढ़ोगे, बेसिकली आपको क्या करना है, वो दो एलिमेंट से सबसे बेटर कौन सा है आपको वो देखना है। जैसे कि मैं पहले 8 और 9 में देखा, 8 बेटर था, मतलब क्या देख रहे हो? अगर 8 के बाद 9 आया, मतलब बेसिकली अगर आपके स्टैक में पहले से 8 था, उसके बाद 9 आया, तो दोनों में बेटर कौन सा? 8 है, तो 9 को हटा दो। बट इसके बाद जब 2 आया, तो आप ये 8 को हटाते हो और 2 रखते हो। बेसिकली आपका ये जो स्टैक है ना, लेट्स से मैं एक बड़ा नंबर ही ऊपर वाला नंबर में, अभी ये जो लॉजिक है ना, हम लोग यहाँ वाले नंबर पे लगाते हैं जो इसका टेस्ट केस है। 1 4 3 2 2 1 2 2 1 9 आई गेस। 1 4 3 2 2 1 9 यहाँ पे ये स्टैक में डाल दिया मैंने 4 पे। अभी आप एक चीज अब ये देखो, आप 4 को स्टैक में डालोगे कि अभी आप यहाँ पे देखोगे 4 और 1 में सबसे बेस्ट कौन सा है। आप हर जगह अगर ये देखने जाओगे कि जैसे मैंने बोला पहले से देखा देखा कि 4 और 1 में बेस्ट कौन सा है, मैं बोलूंगा 1 है, तो मैं बेसिकली 4 को हटाऊंगा। फिर 1 और 3 में बेस्ट कौन सा है, उसको मैं कैसे सिमुलेट करूंगा। बेसिकली मैं जब जब तक ये स्टैक में इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा ना, जब तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, तब तक मैं स्टैक में पुश करते रहूंगा। जैसे कि 1, उसके बाद 4 आया, 4 को स्टैक में पुश किया, अभी मैं देखूंगा 3 आया। 3 जो है वो 4 से छोटा है, मतलब सबसे बेस्ट थिंग एट दिस पोजिशन विल बी 3। तो मैं क्या करूंगा, 4 को पॉप करूंगा, 4 को निकालता हूँ। जैसे नहीं निकलेगा, 4 को निकालो, 3 को पुश करो। तो अभी 4 को निकाल दिया, तो ये नंबर से 4 निकल गया, इमेजिन करो। अभी 3 के बाद 2 आया, आप देखोगे 2 जो है वो बेसिकली 2 जो है वो 3 से छोटा है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट पोजीशन पे यहाँ पे बेस्ट क्या होगा, सबसे बेस्ट यहाँ पे 2 होगा। फिर उसके बाद ये 3 भी निकल गया। फिर उसके बाद अभी इसके बाद वापस 2 आया, ये जो 2 है वापस 2 आया, आप देख सकते हो। और आपका हमेशा आपको ये के का भी ट्रैक रखना है। बेसिकली आप ऐसे रिमूव करते हैं, मतलब आपको के का भी ट्रैक रखना है, के इक्वल टू 3। मतलब आपका एक कंडीशन होगा कि मैंने 2 को रिमूव किया, अभी मैं क्या तीसरा को रिमूव कर सकता हूँ। आपको दिमाग में अभी कोड बनना चाहिए। अब जब मैं समझाते आ रहा हूँ ना, दिमाग में वो कोड बनते रहना चाहिए। अभी ये जो 2 है, इसको इसके ऊपर आप ये जो 2 है उसको पुश कर सकते हो। क्या देखोगे आप, अभी आपका यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, 1 2 2 1 9। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 के बाद आप ये 2 रिमूव कर सकते हो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। आपने ये 2 के बाद 2 रिमूव किया, तो यहाँ पे 1 2 1 9 बन रहा है, ऑफकोर्स बेस्ट नंबर है। तो आप कब कब रिमूव कर रहे हो नंबर को, आप ये ध्यान दे रहे हो। जब भी वो नंबर उससे या तो ग्रेटर है ना, नहीं तो इक्वल टू है, तब तक आप ये जो नंबर है उसको पॉप करते आ रहे हो। ये अगर आपने जो ये दिख रहा है, ये आपने बेसिकली कहीं तो मोनोटॉनिक स्टैक हम लोग जो 2 3 दिन से करते आ रहे हैं, उधर ये यूज होते आ रहा है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, करंट जगह पे खड़े हो, मतलब आप एक एक नंबर ला रहे हो और आप पीक के साथ कंपेयर कर रहे हो। आपका पीक जो है यहाँ पे जब ट्रू था, जब टू टू यहाँ पे एलिमेंट और 2 देखिएगा पीक के साथ इक्वल है, तो इसको रिमूव करो और ये 2 को डालो। आई होप आपको ये लॉजिक समझ रहा होगा। लाइक दिस इज एक्चुअली ये बहुत ऐसा ये सिंपल सम है। अगर आप
बोलोगे मैं ये टू को रिमूव नहीं करूंगा, लेट से मैंने अगर ये टू को रिमूव नहीं किया, ये टू कभी आके रिमूव हो गया आगे, आप जब ये वन के साथ कंपेयर करोगे, बेसिकली आपने अगर ये टू को रिमूव नहीं किया, वन टू टू रखा, आप जब ये वन के साथ कंपेयर करोगे तभी भी ये टू रिमूव ही हो जाएगा, बेसिकली ये टू रिमूव होगा और वन नाइन बनेगा। तो आपने अगर लेस देन इक्वल भी नहीं रखा, ग्रेटर देन रखा तो भी चल जाएगा। दिस कोड विल वर्क इन बोथ केसेस एक्चुअली। तो आई होप आपको ये कोड समझा होगा। अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिखने का मल्टीपल तरीका, मैंने कल जो बताया था उसका मैं थोड़ा बताता हूँ। कल मैंने क्या बताया था, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डीक्यू या इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टैक, जो रेडीमेड क्लासेस है, इंटीजर वगैरह, जो ये जो यहाँ पे इंटीजर नहीं शो कर सकते, यहाँ पे आप बेसिकली कैरेक्टर नहीं तो इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, बेसिकली पास करके स्टोर कर सकते हो, नहीं तो कैरेक्टर भी स्टोर किया तो भी चल जाएगा, क्योंकि कंपेयर ही हो रहा है। पार्स करेगा तो और एक्स्ट्रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा आपका। तो छोटे छोटे चीज पे यहाँ पे आप मैंने बोला था क्या कैपिटल सी क्या लिखना है, क्योंकि ये क्लास है, कैरेक्टर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आप कैर लिख नहीं सकते यहाँ पे। और फिर आप स्टैक इनिशियलाइज करोगे, ये सब मैं कल के समय में पढ़ा है। आज के समय में मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ दिस मैं एक स्टैक खुद से बनाऊंगा, एक इंटीजर का स्टैक के छोड़ो, कैरेक्टर का एक स्टैक बनाता हूँ, एक कैरेक्टर का स्टैक बनाता हूँ मैं। ये क्या करेगा, ये बेसिकली एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। अभी ये कैरेक्टर का जो स्टैक है ना, बेसिकली इसका लेंथ कितना होगा, एन होगा, एन क्यू, क्योंकि लेट से हर एक एलिमेंट जो है ना, मतलब इसका के जीरो हुआ, हर एक एलिमेंट अगर इसमें पुश हुआ, के जीरो भी नहीं हुआ तो भी हर एक, अभी मैंने क्या बोला, ये पॉप कभी हो रहा है जब ग्रेटर देन हो, मतलब जब टू इज ग्रेटर देन टू तभी पॉप हो रहा है, नहीं तो पॉप नहीं हो रहा है। तो अगर लेट से मेरा नंबर ऐसा कुछ हो, आपके दिमाग में आया होगा, अगर मेरा नंबर कंप्लीटली इंक्रीजिंग मैनर में हो, वन टू थ्री आया, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ पे मेरा क्या कंडीशन था, जब मैं बेसिकली वन के ऊपर टू, टू के ऊपर थ्री, बेसिकली मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर कर रहा था स्टैक में। तो वन के ऊपर टू आएगा, टू के ऊपर थ्री आया, फोर आया, फाइव आया, सिक्स आया, तो मैक्सिमम ये स्टैक का लेंथ किधर तक जा रहा है, ये एरे के साइज तक। तो आप ये एरे के साइज के साथ इनिशियलाइज करोगे, आपको आई होप ये समझा होगा। अभी ये केस में बेस्ट क्या रिमूव करना होगा, अगर आप अ, यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या रिमूव कर सकते हो, बेसिकली अगर आपने ये रिमूव किया तो आप देख रहे हो ये नंबर बड़ा बन रहा है, नहीं तो आपने अगर ये रिमूव किया तभी भी आपका जो नंबर है वो, मतलब आपको एक इंडिविजन आ रहा है, जब ये टू था तभी उससे भी छोटा बन रहा था। तो बेसिकली आपको ऐसे केस में क्या करना है, लास्ट से रिमूव करना है। अगर सब इंक्रीजिंग है और आपका के बेसिकली थ्री या कुछ है, तो आपको बेसिकली लास्ट से रिमूव कर देना, लाइक दिस, मतलब आपका स्टैक के जो टॉप से। इसीलिए आप ऐसा हर दो एलिमेंट को कंपेयर करके, वन और टू में मैंने कंपेयर किया, यहाँ पे बेस्ट किया है, मेरा वन है तो मैं टू को रिमूव करूंगा। ऐसे में हर एक जगह पे रह के मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि मेरे को ये टू को रिमूव करना है कि नहीं। मैं ये फाइनल पूरा पूरा ट्रैवल्स करने के बाद अगर मैं देखा कि यू नो अभी भी मेरा के का वैल्यू कुछ तो बाकी है, मतलब अभी भी मैं थोड़े बहुत एलिमेंट्स रिमूव कर सकता हूँ, तो फिर मैं स्टैक के टॉप से रिमूव कर जाऊंगा जितना भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। क्योंकि आपने ये जो केस है सर देखा, सबसे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट क्या बनता है, जब मैं लास्ट का ये एलिमेंट को रिमूव करूँ तो ये सबसे लोवेस्ट बनता है, अगर मेरा के इज इक्वल टू वन होता तो। लेट से अगर के इज इक्वल टू वन होता, अगर मैं टू को रिमूव करता, तो आपको आपको दिख रहा है ये जो नंबर है, मतलब वन थ्री, ये बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली, जो भी है इतना, ये इतना ही देख के आप समझ सकते हो कि ये जो नंबर है ये कंपेरेटिवली छोटा होगा ये नंबर से। तो हमेशा हम जब भी लेट से ये बाकी है और मेरे स्टैक में एलिमेंट्स है, तो मैं टॉप से रिमूव करूंगा। ये बाकी है तो स्टैक में ऑफकोर्स एलिमेंट्स होंगे, कभी भी ऐसा कोई केस नहीं आएगा जहाँ पे आपका के नंबर एन से बड़ा हो। आई होप आपको ये कोर लॉजिक समझ गया होगा। इससे एक्चुअली आप एक और लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो विदाउट स्टैक, आई गेस एक टू पॉइंटर लॉजिक था इसका, बट वो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टफ होगा, वो आप खुद से ट्राई करो। क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं दो दो पॉइंटर को कंपेयर कर रहा हूँ एट सम पॉइंट ऑफ द, तो थोड़ा मुश्किल होगा वो करना, बट यू कैन ट्राई इट अगर आपको करना होगा तो। तो अभी यहाँ पे कैर स्टैक, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद से स्टैक बना रहा हूँ, तो मेरे को एक 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 इंडेक्स लगेगा जो बेसिकली स्टैक का टॉप को पॉइंट करेगा। मतलब मैं एरे ही बना रहा हूँ, ये पूरा एक एरे है, बट मैं ये एरे को अभी स्टैक की तरह यूज कर रहा हूँ। बेसिकली पॉइंटर यहाँ पे माइनस वन पे, अगर कोई एलिमेंट ऐड करना हो, मैं पहले माइनस वन को प्लस वन करूंगा, मतलब माइनस वन को प्लस प्लस करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ऐड करूंगा। और अगर मेरे को एक एलिमेंट रिमूव करना हो, मैं बेसिकली क्या करूंगा, ये जो पॉइंटर है इसको मैं नीचे भेज दूंगा वापस, नीचे भेज दिया तो बाद में मैं जब ऐड करने को एलिमेंट आएगा ऊपर आके ये इसको ओवरराइट कर देगा, तो मेरे को इसको ऐसा रिमूव करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ पॉइंटर यूज करूंगा बेसिकली।
अभी ये क्यों बेटर है, ये मैं कल के लेक्चर में समझाया कि ये जो डी क्यू स्टैक के जो फंक्शन है, वो इंटरनली थोड़ा स्लो चलता है एज कम्पेयर टू ये, जहाँ पे आप एरे के डायरेक्ट इंडेक्स में आके एलिमेंट फेच करते हो, ये कंपैरेटिवली फास्टर है एज कम्पेयर टू डी क्यू और फेच के जो भी फंक्शन है। वो एक फॉर लूप चलेगा जहाँ पे आई जीरो टू जीरो से लेके लेंथ तक जाएगा। ये तो हर नॉर्मल सम में हो रहा था। अभी यहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द मोनोटोनिक स्टैक में आप देख रहे होगे कि मैं लास्ट से आ रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट से आने का कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं मेरे को क्या निकालना है, सबसे हायर प्लेस का नंबर्स को पहले निकालने की कोशिश करना, मतलब जो जिसका वैल्यू ज्यादा होल्ड करता है हायर प्लेस पे। अभी ये 9 को निकाल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि 9 के बाद कुछ है नहीं, तो वो लोअर प्लेस पे बेसिकली। ये हायर प्लेस के नंबर को मैं निकालने का पहले कोशिश करूंगा, अगर इसमें से कोई नहीं निकला तो ही मैं ये लोअर प्लेस के नंबर को निकालूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो से एन तक जाता हूँ। बाकी बहुत सारे जैसे कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में मैं लास्ट से आ रहा था, या कल का जो सम था मैंने जो लिया था उसमें मैं लास्ट से आ रहा था। भाई वो यहाँ पे समझा मैं स्टार्टिंग से क्यों जा रहा हूँ। अभी आई इक्वल टू जीरो से लेकर लेन तक जा रहा हूँ। अभी ये लूप में कैसे लिखूंगा, पहले तो नॉर्मल। अभी स्टैक तभी एम्प्टी होता है, आप ध्यान दो, स्टैक तभी एम्प्टी होता है जब टॉप का वैल्यू -1 हो। तो मैं क्या एक कंडीशन लिखूंगा, जब भी टॉप का वैल्यू -1 हो तो तभी मेरे को ये स्टैक में एलिमेंट पुश करना है। बट अभी मेरे को क्या पहले कंडीशन लिखना है, बेसिकली स्टैक को कभी पॉप करना है, मैं पहले वो कंडीशन लिखता हूँ। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैक जब एम्प्टी रहेगा पुश करना होगा, वो तो एक बेसिक इफ से हो जाएगा। मैं पहले स्टैक एम्प्टी जब नहीं रहेगा, मेरे को पहले पॉप जब करना रहेगा वो वाला कंडीशन लिखता हूँ, क्योंकि अभी इधर भी आप देख सकते हो मैंने ये केस में जब लिया था, मैं 1 के ऊपर 4 डाला, उसके बाद जो 3 आ रहा है पहले इसको पॉप करेगा, उसके बाद 3 यहाँ पे आके बैठेगा अगले कंपैरिजन के लिए। तो आप ध्यान दे लो, पहले पॉप हो रहा है उसके बाद एलिमेंट आके पुश हो रहा है, इसीलिए मैं पहले पॉप करना प्रेफर करूंगा। नहीं तो आपको अलग से स्टोर करना पड़ेगा एलिमेंट को। तो मैं पहले टॉप इज इक्वल, अगर टॉप नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि आई मीन टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आप पॉप कभी करते हो जब आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होता। आप अगर यहाँ पे अगर ये मैंने ये कंडीशन नहीं लिखा होता, टॉप का वैल्यू जब -1 होता तभी मैं पॉप करने आता, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आता, क्योंकि एरे में -1 करके कोई इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पे आई वुड से इंटीजर स्टोर करना बेटर होता है, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे कि यू नो ये जो नंबर है, लेट से 4 और 3 है यहाँ पे, ये 4 जो है, 3 जो है, 3 ग्रेटर देन 4 है कि नहीं, ये कंपेयर करने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ पे इंटीजर प्रेफर करूंगा। कैरेक्टर से भी शायद हो जाएगा, क्योंकि उसकी एसकाई वैल्यूज कंपेयर होंगे। इंटरनली आई गेस उससे भी हो ही जाएगा, क्योंकि एसकाई वैल्यू आई गेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट मेरे को उस पर थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरा पहला लॉजिक यही था कि इंटीजर से करना, क्योंकि इंटीजर से करना बहुत सिंपल है, बस आपको हर स्टेप पे कैरेक्टर निकालोगे तो आपको उसको पास करना पड़ेगा बेसिकली। अगर मैंने इसको ये कैरेक्टर निकाला, ये कैरेक्टर से मैंने जीरो निकाला, मेरे को उसको हर बार पास करना पड़ेगा। बेसिकली पास करना पड़ेगा ये इंटीजर, सॉरी सॉरी, चल रहा हूँ। पहले आप इंटीजर निकाल रहे हो, मैं वो एलिमेंट निकाल रहा हूँ पहले, करंट एलिमेंट। तो वो जो है आपको वो ये लूप के पहले ही निकालो, वो बेटर होगा आपका। करंट एलिमेंट जो है लूप के पहले निकालो, वो कैरेक्टर है तो मेरे को उसको पहले पास करना है इंटीजर में। ये थोड़ा सिंपल लॉजिक हुआ। नहीं तो आप एस का वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हो एक्चुअली, लॉजिकली वो भी काम आ जाएगा। तो ये आप कैरेक्टर को पहले पास करोगे। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या देख रहा था पहले, चलो कोड कोड पे ध्यान देते हैं। अगर मैं कभी पॉप कर रहा था जब मेरा ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है, मेरा जो करंट एलिमेंट, ये एलिमेंट जो है जब मेरे स्टैक के पीक से बड़ा था, मेरे अगर ये जो एलिमेंट है वो अगर मेरे स्टैक के पीक से बड़ा है तभी मैं पॉप कर रहा था, नहीं छोटा है तभी पॉप कर रहा था, सॉरी, जब छोटा है तभी पॉप कर रहा था। जब एलिमेंट स्टैक के पीक से छोटा है, एसटी ऑफ पीक स्टैक, जैसे भी अभी मैं डायरेक्ट फंक्शन लिख रहा हूँ, अगर छोड़ो, समझने के लिए बेटर मैं एरे यूज कर रहा हूँ ना, तो उसके हिसाब से समझाता हूँ। अभी टॉप, हेड भी नहीं, टॉप वेरिएबल यूज कर रहे हो। टॉप क्या है, बेसिकली आपका एरे का टॉप को ये करता है, मतलब अगर एरे में कुछ है तो आपका टॉप का वेरिएबल यहाँ पे होगा, मतलब वो इंडेक्स पे होगा। मैंने बोला था जब भी आप एक एलिमेंट को पुश कर रहे हो, पहले आप प्लस प्लस करोगे टॉप को, जो -1 था वो प्लस प्लस होगा, उसके बाद यहाँ पे टू स्टोर होगा। तो अभी मेरे को अगर टॉप का एलिमेंट देखना है तो मेरे को क्या करना है, बेसिकली डायरेक्ट मैं एस टी डॉट टॉप लिखूंगा, एस टी डॉट टॉप।
अगर मेरा यहाँ पे एलिमेंट जो है इस एलिमेंट अगर छोटा हो टॉप से, तो मैं क्या करूंगा, उसको पॉप करूंगा। पॉप कैसे करते हैं? मैंने बोला था आपको सिर्फ टॉप को माइनस माइनस करना, बाद में ओवरराइट कर देगा, क्योंकि आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको जीरो करके टॉप माइनस माइनस करने का। आप टॉप माइनस माइनस करोगे। और मैंने एक और कंडीशन बोला था, अगर आपका लेट से पूरा एरे में सब पुश हो गया, जैसे कि ये जो कंडीशन था, यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे एरे में सब पुश हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले मैं पुश भी कर देता। अगर ये कंडीशन हो गया, तो आपको क्या करना है, करंट एलिमेंट को पुश करना है। और ये भी कभी पुश करना है, ये भी ध्यान दो, मैं डायरेक्ट पुश नहीं करता हूँ। मैं एक बार ट्राई रन करके पूरा बताता हूँ आपको। उसके बाद 4 आया, 3 जब आया, तभी ये इसको पॉप करना था, और 3 जाके इधर बैठ रहा था। अभी लेट से यहाँ पे 3 रहता और ऊपर 4 रहता, तो ये तो डायरेक्ट पुश हो जाता। तो हर एक कंडीशन पे आप ध्यान दे दो, तो फिर इसके बाद 4 रहता, तो ये डायरेक्ट पुश हो गया। तो हम बिंदास पुश कर सकते हैं। पुश जब करते हैं ना, पहले हेड का पॉइंटर, हेड की यूज करो, टॉप है, टॉप का पॉइंटर पहले प्लस प्लस करो, क्योंकि टॉप पहले -1 पे। इट डिपेंड्स आप कैसे इसको यूज कर रहे हो, मतलब बेसिकली एरे यूज करके कि कैसे आप स्टैक को वर्क कर रहे हो, या आपका खुद का भी एक लॉजिक हो सकता है। यहाँ पे मैं टॉप -1 से चालू कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पहले प्लस प्लस टॉप कर रहा हूँ। आप टॉप 0 से चालू कर रहे हो, तो फिर आपका पुश का लॉजिक, पॉप का लॉजिक और पीक का जो लॉजिक है, वो थोड़ा अलग होगा। तो इट डिपेंड्स आप टॉप को कैसे इनिशियलाइज कर रहे हो, आप आपके हिसाब से इनिशियलाइज कर सकते हो। आप एस टॉप पे जो करंट कैरेक्टर है, उसको पास करके स्टोर कर सकते हो, कि मैं अगर इंटीजर एरे बना रहा हूँ, तो मैं पास करके स्टोर करूंगा। और फिर फाइनल एक केस था जो मैंने बताया था, अगर आपका अभी भी जो फाइनल है, मतलब ये सब चल गया, आपका स्टैक पूरा भर गया, मोनोटोनिक स्टैक जो भी है सब रन हो गया, अगर आपका के अभी भी ग्रेटर है, बेसिकली आपका के जो है अभी भी ग्रेटर देन 0, मतलब आपका के माइनस माइनस नहीं हुआ, तो आपको एक और कंडीशन याद रखना है। यहाँ पे पॉप करने के लिए एक और कंडीशन आ रहा है, कि आपका के जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्योंकि आपका के मतलब आपका 3 एलिमेंट है, तो आप सिर्फ 3 ही एलिमेंट को पॉप करने होना चाहिए। अगर मैंने ये कंडीशन नहीं रखा होता ना, तो ये कितना भी एलिमेंट को पॉप करके सबसे मिनिमम नंबर बनाने की कोशिश करता। तो विच वोंट मेक सेंस एट दिस पॉइंट, तो वो रन नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप के ग्रेटर देन 0 भी चेक करते हो अपने ये लूप में, कि पॉप कभी कभी हो रहा है। और अगर लेट्स से एक एलिमेंट पॉप पॉप हुआ नहीं, तो अभी भी एलिमेंट्स को आप पॉप कर सकते हो। तो अभी आप क्या करोगे, लास्ट से आप एक एक एलिमेंट को माइनस कर दोगे, और के को भी माइनस करोगे। और आप यहाँ पे भी ध्यान दो, हर बार टॉप माइनस माइनस करते हैं, आप के को भी माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि आप एक एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो, और अगर रिमूव कर रहे हो, तो आपको के को भी एक बार माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक एलिमेंट रिमूव कर चुका है। अभी मैं और दो को ही रिमूव कर सकता हूँ। उसके बाद सिंपल आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग बिल्डर क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर इज कंपैरेटिवली फास्टर अपेंड करने के लिए। स्ट्रिंग बहुत slow है। आप स्ट्रिंग से अपेंड करोगे, आपको मेरे को एक बार 1000 या 500 MS वगैरह सब आया था, जबकि स्ट्रिंग बिल्डर से बहुत जल्दी हो जाता। आप नॉर्मल स्ट्रिंग बिल्डर को इनिशियलाइज करोगे, SD यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर पूरा लिखना याद रखिए। मैंने 2 एज केसेस कवर किया, अभी एक और एज केस है जो आपको याद रखना है, क्योंकि वो इसका दूसरा केस है। ऐसे स्ट्रिंग बिल्डर को इनिशियलाइज करो, फिर बाद में एक फॉर लूप चलेगा, जो बेसिकली सबको अपेंड करेगा। बेसिकली ये फॉर लूप जो सबको अपेंड करेगा, ये मैं कोड में दिखा रहा हूँ कैसे होगा। अभी क्या ये कोड चलेगा? हाँ, 99% ऑफ द टाइम चलेगा, बट एक जगह फेल होगा। फॉर टेस्ट केस लाइक 10 आई गेस, ऐसे कुछ टेस्ट केस था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब ये वन वन जो है, इसके ऊपर जब 0 आएगा, तो ये इसको पॉप करेगा। उसके बाद 0 यहाँ पे आके बैठेगा, आपको पता है। और अगर के इज इक्वल टू 1 हो, तो ये 1 पॉप हो जाएगा। तो ये 0200 ऐसे रिटर्न करने की कोशिश करेगा, जो इसको एरर देगा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो अगर आपने 0200 रिटर्न किया, इट इज नॉट इक्वल टू 200, क्योंकि आपका रिटर्न में ये 200 एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अब अगर आपने ऐसे 0200 रिटर्न किया, तो ये एरर देगा। तो आपको क्या करना है, ये फॉर लूप में मैं कोड में दिखाता हूँ, आप एक बूलियन भी यूज करोगे बेसिकली, जो लीडिंग जीरो है कि नहीं दिखता। अब मैं बता दूं, ये कोड में मैं दिखाता हूँ। ये लीडिंग, अगर लीडिंग जीरो हो, तो उसको इग्नोर करने बोलता है। ये मैं बताता हूँ कोड में कैसे हो रहा है। आई होप आपको इतना लॉजिक समझा होगा। और इसका फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो। वो ऑफ 2n आता है एक्चुअली। वो क्यों आता है? क्योंकि मैं अगर
वो कैसे देखते हैं पता है क्या? एक एलिमेंट को कितने बार एक्सेस कर रहा है। जैसे कि मैंने जब 1 के पास 4 पुश किया, मैक्सिमम कितने बार एक्सेस कर रहा है। तो 4 के बाद जब 3 आ रहा है तब मैं 4 को पॉप करने के लिए वापस 4 को एक्सेस कर रहा हूँ। तो मैं 4 को मैक्सिमम 2 टाइम्स एक्सेस कर रहा हूँ। वर्स्ट केस सिनेरियो मैं सबको 2 टाइम्स एक्सेस करूँगा, सबको रिमूव करने हैं। तो इसका O ऑफ 2n आएगा व्हिच इज़ O ऑफ n एट द एंड ऑफ द डे आप कांस्टेंट्स को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स को इग्नोर करोगे क्योंकि ग्रोथ रेट है। क्या आपको ये लॉजिक थोड़ा-सा समझा? कि मैं अभी कोड दिखा दूँ आपको डायरेक्ट? इसका लॉजिक इतना टफ नहीं है। रुको मैं कोड तैयार कर रहा हूँ। नहीं समझा तो माइक खोल के पूछो। और सबसे इम्पोर्टेंट तो वही याद रखना है कि आप ग्रीडी अप्रोच से कैसे सबसे मिनिमम नंबर बना रहे हैं। उससे समझ जाता हूँ। वेट। चलिए मैंने यहाँ पे कैरेक्टर का स्टैक बना। सॉरी। और वही एसकाई वैल्यूज को कंपेयर किया एक्चुअली मैंने। तो वो भी क्या चल जाएगा? हाँ वो चल जाता एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो पहले तो ये के इज इक्वल टू एन मतलब आप बेसिकली हर एक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। मतलब के इज इक्वल टू एन क्या हुआ? आपका एरे का लेंथ जितना उतने एलिमेंट्स को आप रिमूव कर सकते हो। बेसिकली अगर एरे का लेंथ 2 है तो आप दोनों एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। अगर आपने दोनों एलिमेंट को रिमूव किया और आप डायरेक्ट रिटर्न करने आओगे, ये रिटर्न करेगा ना, जो 0 के इक्वल नहीं है। इसीलिए आप ये एक एज केस भी डाल दोगे, नहीं तो आपका एरर देगा। आप सबको रिमूव कर दिया और आपका स्ट्रिंग बिल्डर जो है ये बनाएगा। वो तो नीचे भी मैं हैंडल कर रहा हूँ इसको, ये खाली वाले को मे भी मैं बताता हूँ कैसे। मैं कैरेक्टर अरे बना रहा हूँ। मैंने बोला अगर 0 और 1 कंपेयर हो रहे उनका एट द एंड ऑफ द डे एस का वैल्यू कंपेयर होगा और 0 का कम है एज कंपेयर टू 1। तो आप डायरेक्ट एस का वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हो विदाउट पार्सिंग। बट आप जब पहले सोच रहे हो तो आप पार्स करके ही करो क्योंकि सब ऐसा मतलब आप इंटरव्यू में अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो आप ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते कि 0 का 1 से बड़ा है कि छोटा है। लाइक ये मैंने ऐसा इंस्टिंक्ट आउट ऑफ इंस्टिंक्ट किया था, मेरे को ये श्योर नहीं था। अगर आप श्योर नहीं है तो मत करो, नहीं तो आप पहले इंटीजर में पास करके भी कर सकते हो। सिंपल है बाकी लॉजिक। आप पहले कैरेक्टर को लेते हो, आपका टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, ये कंफर्म करते हो कि ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना दे। उसके बाद अगर आपका स्टैक टॉप ग्रेटर देन सी हो तो आपको पॉप करते आना। सॉरी, कंट्रोल जी। आपको पॉप करना है और ये माइनस माइनस करना है। आपका सब पॉप करके हो गया तो फाइनली आपको ये पुश करना है। ये पुश कैसे होता है, पॉप कैसे होता है, अरे में आपको समझ गया होगा। और ये फाइनल मैंने जो बोला इंपॉर्टेंट वाला, अगर आपका के अभी भी बाकी है मतलब अभी भी आप 2-3 एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो तो आप लास्ट से एलिमेंट को रिमूव करोगे। फिर नॉर्मल स्ट्रिंग बिल्डर, ये लीडिंग जीरो क्यू, ये भी मैं अभी बता रहा हूँ। अभी आप लीडिंग जीरो को हमेशा पहले टू कंसिडर करोगे। अभी ये क्यू मैं अगर एक के अभी यहाँ पे ही मैं बताता हूँ। आप पहले एलिमेंट पे आ रहे हो, यहाँ पे लेट से आपका एलिमेंट ऐसा कुछ दिख रहा है स्टैक में, मतलब 0 0 0 0 2 0 0 0। तो आपका जो लीडिंग जीरो है पहले मैं ट्रू कंसिडर कर रहा हूँ। अगर आपका ट्रू नहीं हुआ मतलब लेट से अगर आपका स्टैक में यहाँ पे 1 भी होता तो ये एंड करके ये वाला फॉल्स देता। और एंड में मैंने बोला है अगर ये फॉल्स दिया तो ये कंटिन्यू नहीं चलेगा। कंटिन्यू क्या है? कंटिन्यू बेसिकली बोलता है कि मेरा एक इटरेशन कम करो, मेरा एक इटरेशन स्किप करो डायरेक्ट। मतलब इट इज लाइक डायरेक्ट आई प्लस प्लस ओके नेक्स्ट इस पे आ रहा है, मतलब ये डायरेक्ट एक इटरेशन स्किप कर रहा है। वो कंटिन्यू होता है। अभी अगर यहाँ पे 1 होता तो आप देख रहे हो लीडिंग जीरो ट्रू होता तो भी ये देखता कि स्टैक ऑफ आई क्या 0 है कि नहीं। ये 0 है नहीं तो लीडिंग जीरो नहीं है। तो लेट्स से लीडिंग जीरो का कोई केस लेते हैं। लीडिंग जीरो है, ओके, पहला 0 है तो ये बोलेगा हाँ लीडिंग जीरो भी है और स्टैक ऑफ आई जो है वो 0 भी है, तो कंटिन्यू करो। अभी नेक्स्ट लीडिंग जीरो पे गया। अगर मैंने लीडिंग जीरो करके एक वेरिएबल नहीं यूज किया होता तो इसको ट्रैक करना मुश्किल होता। आप सिर्फ ये यूज करके ट्रैक नहीं कर सकते ना कि स्टैक ऑफ आई ही 0 है कि नहीं। फिर अगर मैंने अगर सिर्फ इसको हटा दिया होता, सिर्फ ये लॉजिक रखा होता, तो इधर ये 2 के बाद के भी 0 को हटा देता। आपको क्या करना है, सिर्फ लीडिंग 0 को हटाना है। इसीलिए आप एक बूलियन यूज करोगे कि जो जीरोस आ रहा है क्या वो लीडिंग जीरो है कि नहीं। उसके लिए आप एक बूलियन यूज करोगे। ये बूलियन कब फॉल्स होता है? जब आपका कोई भी नॉन जीरो इंटीजर आ जाता है। जैसे कि ये पॉप हो गया कंटिन्यू हो गया, ये पॉप हो गया कंटिन्यू हो गया, ये पॉप हो गया कंटिन्यू हो गया, ये पॉप हो गया, ये पॉप हो गया। अभी 2 पे कैसे? ये एक नॉन जीरो नंबर है तो स्टैक ऑफ आई जो है वो 2 है और 2 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब 2 पे क्या होगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो ये वाला इफ स्किप होगा और लीडिंग जीरो फॉल्स हो जाएगा। मतलब अभी लीडिंग जीरो फॉल्स हो गया।
अभी इसके बाद जो भी जीरो दिखा ये लीडिंग जीरो तो नहीं है। आई होप आपको ये लीडिंग जीरो का लॉजिक समझा पाऊँ। ये एक एज केस है, इसको याद से करना भूलो भूलो मत, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका आई गेस सेकेंड ही केस है। हाँ ये आपका वेट, हाँ सेकेंड ही केस है, 10200। तो आपको ये भूलना नहीं होगा, अगर आपने लीडिंग जीरो नहीं यूज किया तो आपका ये टू के बाद के भी जीरोस को हटा देगा। तो आप ये वाला लॉजिक याद रखना। फिर उसके बाद नॉर्मल एसपी डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है बेसिकली, इट इज लाइक ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होता है, अपेंड अपेंड होता है, मतलब एक ही, अगर मैंने ये जो हेलो, सॉरी यहाँ पे लिखने के लिए सॉरी, जी, अपेंड इज लाइक अगर मैंने हेलो प्लस गैप किया तो ये हेलो गैप हो जाएगा। ये अपेंड होता है, मतलब पीछे से मेरे को ऐड करना है। तो यहाँ पे अपेंड क्या होगा कि टू टू अपेंड हुआ, अभी टू के बाद जब जीरो आएगा, जीरो के बाद में अपेंड होगा, मतलब टू के बाद आएगा बेसिकली। आई होप आपको अपेंड भी क्या होता है समझा होगा। ये बेसिक से बेसिक समझा रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर अब तक ज्यादा यूज नहीं किया। तो स्ट्रिंग बिल्डर इज बेसिकली अ बेटर स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर पा रहे हो तो बेटर है। बस एक्स्ट्रा मेमोरी खाता है, बट बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। अभी यहाँ पे एच बी डॉट लेंथ, अगर मेरा स्ट्रिंग बिल्डर का लेंथ जीरो, मतलब मैंने ये पूरा किया, ये पूरा ऑपरेशन करने के बाद भी अगर बाय एनी चांस मेरा स्ट्रिंग बिल्डर का लेंथ जीरो हो, तो आपको क्या रिटर्न करना है, जीरो रिटर्न करना है। और फाइनली आपको ये जो स्ट्रिंग बिल्डर है उसको टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर अलग क्लास है, तो स्ट्रिंग अलग क्लास है, और ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं स्ट्रिंग रिटर्न करूँ एंड नॉट स्ट्रिंग बिल्डर। तो आपको ये फाइनली एस बी डॉट टू टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ये बेसिकली जो स्ट्रिंग बिल्डर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। आई होप ऐसा छोटा छोटी चीजें समझे हो। ये ओवरऑल थोड़ा सिंपल ही समझा, इतना डिफिकल्ट नहीं था इसका। बस एक ही लॉजिक डिफिकल्ट था कि ग्रीडी लॉजिक अभी के करंट पोजीशन पे मेरे को बेटर कौन सा होगा। अगर समझा होगा तो फाइनल थम्स अप दे दो, देन नीलय कंटिन्यू करेगा। इसको टू पॉइंटर से भी कर सकते हो, यू कैन ट्राई इट आउट। अगर ये वाला लॉजिक समझा हुआ तो सिंपल सिमिलर ही होगी स्टॉक शेयरिंग। नीलय कंटिन्यू कर सकते हो। हेलो, मेरा आवाज क्लियर है शायद? तो हाँ, ये आज का क्वेश्चन है हम लोग का, डेली टेम्परेचर्स। तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग को एक टेम्परेचर्स करके एरे दिया रहेगा, एंड वो एरे में बेसिकली टेम्परेचर्स रहेंगे, एंड हम लोग को बताना है कि गिवन एन एरे रिटर्न एन एरे आंसर, एक आंसर एरे रिटर्न करना है, सच दैट आंसर ऑफ आई is the number of days you have to wait after the ith day to get a warmer temperature. If there is no future day for which this is possible, keep answer of I is equal to 0. मतलब क्या, देखो हम लोग को बताना है कि 73 के बाद, मतलब ये डे के बाद इससे वार्मर टेम्परेचर कब आएगा। देखो 73 है, फिर 74, तो अभी 74 ज्यादा है, मतलब वार्मर टेम्परेचर है, मतलब 73 के बाद वार्मर टेम्परेचर कितने दिन बाद आया, एक दिन बाद आया, मतलब नेक्स्ट डे ही आ गया। फिर 74 के बाद 70, मतलब 74 के बाद उससे बड़ा टेम्परेचर कब आ रहा है, 75, एक दिन में ही आया। फिर 75 के बाद कब आया, 71 नहीं, कोल्डर है, 69 कोल्डर है, 72 75 से कोल्डर है, 76 75 से वार्मर है, तो 4 दिन बाद आया। फिर 71 से टू डेज बाद आई थिंक इधर, फिर 69 से अगेन वन डे बाद जो कि 72, फिर 72 से 76 जल्दी से आ गया तो 72 का भी वन डे, फिर 76 के बाद कोई आता ही नहीं है, तो ये क्या बोला है, आंसर ऑफ आई को जीरो रखो। एंड 73 के बाद भी कोई वार्मर आता नहीं है, तो इसके आंसर को जीरो रखा है। तो यही हम लोग का आज का क्वेश्चन है। ओके, है। तो अभी बेसिकली अगर ये मेरा इनपुट एरे रहेगा, तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा आई थिंक, अभी तक मुझे क्या फाइंड आउट करना है, देखो कोर के लिए मुझे बताना है कि इससे वार्मर जो भी टेम्परेचर है वो कितने दिन बाद आएगा, मतलब मुझे क्या पता करना है, बेसिकली मुझे इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पता करना है।
एंड जैसे ही मुझे इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पता चल गया, जैसे कि अभी 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 5, तो 5 कितने दिन बाद आता है वो कैलकुलेशन में करने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 का जो भी इंडेक्स है 2 माइनस 4 का जो भी इंडेक्स है वो 0 इज इक्वल टू 2। तो मुझे समझ गया कि 2 है मेरा आंसर। तो बेसिकली इधर मैं 2 लिखूंगा, ये मेरा आंसर आ रहा है। तो 2 मतलब 4 के 2 दिन बाद मेरा एक ऐसा टेम्परेचर आ रहा है जो उससे बड़ा है, जो उससे वार्मर। फिर 3 का क्या है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 5। 5 कितने इसके मतलब कितने दिन बाद आता है, 2 माइनस 1 1। फिर 5 के लिए क्या है, 1 नहीं 2 नहीं कुछ नहीं, तो इधर 5 के लिए 0। मतलब 5 के आगे कोई ऐसा नंबर मतलब डे ही नहीं है जिधर उससे ज्यादा टेम्परेचर है। फिर अगर मेरा टेम्परेचर 1 रहेगा तो 1 के बाद ग्रेटर टेम्परेचर 2 को आता है, तो मेरा ये 3 एंड ये 4, तो 4 माइनस 3 1 एंड 2 के लिए अगेन 0। तो ये क्वेश्चन है एंड ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ग्रेटर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो ये हम लोग अभी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो हम लोग ने सॉल्व किया था फर्स्ट डे, तब हम लोग ने क्या किया था, एरे को पीछे से ट्रेवर्स किया था। तो ये थोड़ा अलग मेथड से करेंगे, सेम सेम ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग मेथड से करेंगे, जो कल वाले मतलब वो रेक्टेंगल वाला जो सम था ना उससे थोड़ा रिलेटेड होगा। क्योंकि वो जो मेथड है वो नॉर्मली बाकी के सम्स में यूज होता है एंड इसमें और एक कंसेप्ट भी आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है एंड अप्रोच भी क्लियर है, हम लोग को नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ही बताना है। सो सेम एरे को हम लोग लेते हैं, मतलब वो एरे 2 3 5। तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली इधर से शुरुआत करते थे, बट इस सम के लिए हम लोग इधर से शुरुआत करेंगे। सो लेट्स ट्राई क्या होता है, अभी सीधा स्टैक पे जंप कर जाते हैं। तो ये हम लोग का स्टैक है सपोज। तो अभी इन जनरलाइज अभी तक जितने हम लोग ने सम देखे, हम लोग क्या करते थे कि पहले स्टैक मतलब जो भी नंबर है वो स्टैक में डालते थे। फिर हम लोग को जो भी ट्रेंड चाहिए रहता, वो ट्रेंड के हिसाब से जैसे जैसे नंबर्स आते रहते, मतलब कभी भी हम लोग का ट्रेंड कब ब्रेक होता है, जब मेरे पास एक आंसर आता है। तो जब तक आंसर नहीं आता तब तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग वो स्टैक में इनपुट करते जाते थे। जैसे ही ट्रेंड ब्रेक होता था वैसे ही हम लोग वो स्टैक से आउट मतलब सारे एलिमेंट्स बाहर निकालते थे, या फिर जो भी कंडीशन लगाया उससे एलिमेंट्स बाहर निकालते थे। तो ये एक जनरलाइज पैटर्न है, तो वही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। तो वैसे भी 0 1 2 3 4 ये इसके इंडेक्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग को ना डे कैलकुलेशन के लिए हम लोग को इंडेक्स चाहिए। सो रैदर देन एक एलिमेंट से उसका इंडेक्स फाइंड आउट करना, आई वुड प्रेफर एक इंडेक्स से उसका एलिमेंट फाइंड आउट करना, क्योंकि उससे मुझे इंडेक्स भी मिल रहा है एंड उससे मुझे वो एलिमेंट भी मिल रहा है एंड ये दोनों ओ ऑफ वन में हो रहा है। तो मैं स्टैक में क्या करूंगा, स्टैक में इंडेक्स स्टोर करूंगा। आई थिंक ये अभी कल के सम के बाद बहुत ईजी लग रहा रहेगा। सो हम लोग अभी स्टैक में इंडेक्स स्टोर करेंगे। तो पहले मैं ये एलिमेंट पे जाता हूँ। तो पहले मैं ये एलिमेंट पे गया, फिर मैंने इसका इंडेक्स स्टैक में स्टोर किया, तो इसका इंडेक्स है 0 एंड इधर एलिमेंट है 4 मेरा। ओके, फिर मैं जाऊंगा 3 पे। तो अभी देखो 3 ये मेरा एक ट्रेंड का ही नंबर है, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो जो 4 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वही 3 के लिए भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट रहेगा। तो बेसिकली ये समझाना ये वाला एनालॉजी कि अगर 4 के लिए कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो रहेगा, 4 से कोई भी कम नंबर है उसके लिए भी वही नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट रहेगा जो 4 के आगे आने वाला है। लाइक अगर 2 4 ऐसे रहता तो 2 के लिए 4 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, लेकिन 4 2 अगर ऐसा रहता तो 4 के लिए जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वही 2 के लिए भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। तो मेरा बेसिकली ट्रेंड ब्रेक नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अगर 4 से कोई छोटा नंबर आता है 4 के बाद, मतलब मेरे करंट नंबर से मतलब जो करंट नंबर है उसके पहले वाला नंबर अगर उससे बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, उसका इंडेक्स स्टैक में स्टोर कर दूंगा। तो अभी ये 3, तो जो 0 पे इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है वो क्या है 4। तो मेरा 3 क्या है, 4 से बड़ा है 4 से छोटा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको वैसे मतलब उसको स्टैक में वैसे के वैसे पुश कर दूंगा। तो मैं क्या पुश करता हूँ, इसका इंडेक्स एंड वो नंबर है 3। तो ये मैंने इसका इंडेक्स स्टैक में पुश कर दिया। फिर आया मेरा 5। तो अभी 5 ने मेरा ट्रेंड ब्रेक कर दिया, क्यों, क्योंकि देखो 4 के लिए बड़ा नंबर है 5, 3 के लिए भी बड़ा नंबर मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 5 है। तो 5 की वजह से अभी मतलब हम लोग क्या करेंगे, अभी बेसिकली हम लोग पॉप करेंगे सारे एलिमेंट्स को। क्यों पॉप किया, क्योंकि एक मतलब ये थोड़ा अलग वे में मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मतलब ये वाला अप्रोच भी बहुत जगह पे काम आता है। तो फाइ वाला जो एलिमेंट है ना, उसको वो
एज मतलब बोलते हैं ना ब्रेकर आया, तो उसने ट्रेंड को ब्रेक किया एंड अभी हम लोग को सारे एलिमेंट्स को पॉप करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट हर सम में यही हो रहा है कि कोई तो एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है जिसकी वजह से सारे लोग पॉप हो रहा है। तो अभी हम लोग को जैसे ही हम लोग पॉप करते हैं, हम लोग को क्या मिलेगा? देखो, पहले पॉप क्या होगा फाई की वजह से। पहले पॉप क्यों करना है? क्योंकि मेरा जो फाई है वो ग्रेटर देन है जो भी मेरा इंडेक्स अभी है वन, उससे, मतलब उस वो जो एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है बेसिकली थ्री को, उससे। तो फाइव ग्रेटर देन थ्री, तो मैंने थ्री को पॉप किया। मैंने जैसे ही थ्री को पॉप किया, मतलब मैं पॉप करूंगा वन को तो उससे थ्री पॉप हो जाएगा। तो ये एलिमेंट चला गया। फिर अभी देखो, मेरा थ्री पॉप हुआ ना, मतलब क्या हुआ, मुझे थ्री के लिए मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया। कैसे? जिस नंबर की वजह से थ्री पॉप हो रहा है वो उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। ये भी कल के सम में किया था, तो ये भी आई थिंक समझ गया रहेगा। तो बेसिकली हम लोग को मिल गया कि जो भी मेरा करंट नम्स ऑफ आय, उसमें जो मेरा आय है वो उस पे जो वो नम्स ऑफ आय है उसकी वजह से निकल रहा है। तो मैं क्या करता था, अगर मुझे कोई भी कितने दिन बाद आना है, मतलब ये देखो इधर फाइव का मैंने कैलकुलेशन कैसे किया था, तो थ्री के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कब आता है? फाइव है, तो मैं क्या करता था, टू माइनस वन। तो इधर मेरा बेसिकली आई, फाइव को जो पॉइंट कर रहा है वो मेरा आई है। एंड इधर से जो मैंने इंडेक्स पॉप किया उसको मैं ले लूंगा आईडीएक्स करके एक वेरिएबल में। तो आई माइनस आईडीएक्स, ये मेरा नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो बेसिकली आईडीएक्स में क्या आएगा, इधर से क्या पॉप किया था, इधर से वन पॉप किया था, तो आईडीएक्स में वन आ जाएगा। सो हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग टू माइनस वन कर रहे हैं। टू माइनस वन मतलब वन। तो मुझे समझ गया कि मेरा जो भी डे है थ्री के लिए, मतलब थ्री के लिए जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है या फिर नेक्स्ट ग्रेटर टेम्परेचर वाला डे है, वो एक दिन बाद आता है। एंड मैं क्या कर दूंगा, आंसर ऑफ, अभी आंसर ऑफ किस में स्टोर करना है हम लोग को? थ्री के लिए मिला, तो थ्री का इंडेक्स क्या था, वन। तो जो भी है आईडीएक्स में ना, आंसर ऑफ आईडीएक्स दैट इज इक्वल टू जो भी आई माइनस आईडी। एंड ये कब होगा? जब हम लोग पॉप करेंगे। पॉप कब होगा? जब मेरा बेसिकली कोई भी नम्स ऑफ आई है वो ग्रेटर देन मेरा नम्स ऑफ एच टी डॉट पी। आई थिंक ये कंडीशन भी सबको समझा रहेगा। ये सारे कल वाले कंडीशंस है, बट ऑलमोस्ट बहुत सारे सम्स में ये काम आते हैं। तो अगर अभी तक कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, वरना हम लोग आगे जाते जाते मतलब ड्राई रन कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप डाउट नहीं है। फिर हम लोग इधर जाएंगे। तो अभी मेरा थ्री है, अभी बाय द वे मैंने स्टैक में, सॉरी एक ड्राई रन मिस हो गया। अभी मेरे स्टैक से ये निकल गया। अभी मैं वापस क्या करूंगा, फाइव और इसको कंपेयर करूंगा। इसका एलिमेंट कौन सा है? फोर। तो अगेन फाइव इज ग्रेटर देन फोर। तो फाइव इज ग्रेटर देन फोर मतलब मुझे पॉप करना पड़ेगा, तो मैंने पॉप किया। फिर अभी मुझे फोर के लिए भी कैलकुलेट करना, मतलब मुझे फोर के लिए भी बेसिकली मिल गया कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कब है। तो मैं क्या करूंगा, फोर के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन। तो जो भी मेरा आय है वो तो मतलब टू ही रहेगा। एंड मेरा आईडीएक्स अभी बन जाएगा फोर का जो इंडेक्स था इधर जीरो, जो भी पॉप हुआ वो। तो आई माइनस आईडीएक्स करके मेरे को आया टू, तो बेसिकली टू माइनस जीरो हुआ तो मुझे टू आया। एंड मैं आंसर ऑफ आईडीएक्स इज इक्वल टू ये टू कर दूंगा। एंड इससे मेरा जो भी वो एरे है आंसर वाला, उसमें इधर ये फोर के इधर अभी टू स्टोर हो जाएगा एंड थ्री के इधर एलिंग वन स्टोर हो जाएगा। फिर हम लोग फाइव को क्या कर देंगे, फाइव को इधर इंसर्ट कर देंगे फाइव के इंडेक्स को। तो ये टू एंड ये कौन से एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, फाइव को पॉइंट कर रहा है। फिर मैं जाऊंगा वन पे। तो अभी वन मेरा ट्रेंड मतलब लेके जा रहा है। तो मैं वन के इंडेक्स को भी इधर इनपुट करूंगा क्योंकि वो छोटा है फाइव से। ओके, मतलब वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है फाइव का। ठीक है। फिर मेरा आया टू। तो अभी टू वन से बड़ा है, तो मैं क्या कर दूंगा, वन को पॉप कर दूंगा। एंड जैसे ही मैंने पॉप किया मुझे उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया। एंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया तो मैंने उसका वो टेम्परेचर वाला डेज, नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन किया। एंड फिर मैंने क्या किया, टू को पुश किया, टू के इंडेक्स पे फोर। एंड ये किसको पॉइंट कर रहा है, टू को। एंड मेरा एरे खत्म हो गया। अभी एरे खत्म होने के बाद हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, हम लोग नॉर्मली ये एरे को पूरा एम्प्टी करते थे। उससे मुझे क्या मिल जाता था, फाइव और टू के लिए भी नेक्स्ट ग्रेटर मिल जाता था। मतलब अगर मुझे बोला रहता कि नेक्स्ट ग्रेटर मतलब अगर, अभी देखो फाइव का क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि फाइव के लिए कोई ऐसा डे ही नहीं है जिसका मतलब टेम्परेचर फाइव से बड़ा है। तो अगर हम लोग को बोलते थे कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ तो माइनस वन डालो, तो हम लोग क्या करते थे, जितने भी ये स्टैक में इंडेक्सेस बचे वो सारे इंडेक्सेस के आंस को, मतलब आंस ऑफ ये जो भी आईडीएक्स बचे हर एक को माइनस वन डाल देते थे।
लेकिन इस केस में हम लोग को क्या बोला है, उसको जीरो रखो। तो देखो, जो जावा का हम लोग आंसर एरे इनिशियलाइज करेंगे वो ऑलरेडी पूरा जीरो 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 भर के ही आएगा। तो वापस मुझे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट्स मतलब बेसिकली ये जो भी ये जो भी इंडेक्सेस है वो अनविजिटेड रह जाएंगे। अगर अनविजिटेड है मतलब वो ऑलरेडी जीरो ही रहेंगे। तो मुझे ये स्टैक को एम्प्टी करने का कुछ जरूरत। टैग BQ से इंप्लीमेंट करते हैं, तो एक BQ इधर मैंने डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। एंड एक लेंथ वेरिएबल, थोड़ा लेंथ कैलकुलेशन इजी होती है। फिर मैं क्या करूंगा, मेरा ट्रैवर्सल शुरू करूंगा। फॉर int I is equal to 0, I is less than len at this। ओके। तो पहले मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल एलिमेंट रहेगा, अ, तो मैं क्या करता हूँ, स्टैक देखता हूँ। अगर स्टैक एम्प्टी रहेगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको मतलब इसको पुश करता हूँ। अगर स्टैक में ऐसा कोई एलिमेंट रहेगा जिससे ये बड़ा है, मतलब बेसिकली ये अगर ए है एंड ये बी है, तो अगर मेरा ए इज लेस देन बी, तो मैं क्या करता था, ए को पुश कर देता था, राइट। इधर चला जाता था। फिर अगर मेरा ऐसा सिचुएशन रहता था कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैं क्या करता था, इसको पॉप करता था, जो भी फिर मेरा कैलकुलेशन करके ये ए को पुश कर देता था। तो एट द एंड में ए को पुश कर ही रहा हूँ, लाइक हर एक नंबर को मैं पुश कर ही रहा हूँ स्टैक में। तो मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, इधर st डॉट पुश नम सर। ये अगेन हर सम में हम लोग यही करते, तो अभी तक समझ गया रहेगा। अगर नहीं भी समझा तो मैंने बता दिया, आई थिंक इससे क्लियर हो जाना चाहिए। सो आई होप ये क्लियर है, डाउट रहेगा तो पूछ ले सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग वो वाला कंडीशन लिखेंगे जिसमें हम लोग का ये जो ए है, एंड इफ दिस इज बी, तो ए इज ग्रेटर देन बी। ओके। तो दो कंडीशन है। जब तक मतलब हम लोग क्या लिखते थे भाई, पहले तो स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, वरना वो मेरा पूरा आउट ऑफ बाउंड्री चला जाएगा। तो जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, एस टी डॉट मतलब एस टी डॉट इज एम्प्टी, एंड एंड अगर जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, और क्या है, और मेरा जो ए है वो बी से बड़ा है। अभी ए क्या है, ए है नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन, अभी मेरा जो स्टैक में नंबर है ना वो एक इंडेक्स है, तो हम लोग को वो इंडेक्स से कंपेयर नहीं कर रहा है करना है, वो इंडेक्स जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उससे कंपेयर करना है। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, नम्स ऑफ एस टी डॉट पी, एस टी स्पेस एंड नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ एस टी डॉट पी। तो ये हम लोग का व्हाइल लूप का कंडीशन है। एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को बेसिकली वो देखो, ये वाला कंडीशन मेरा फोर फोर का इंडेक्स क्या है, 0 4 1 3। एंड अभी मेरा नम्स ऑफ आई क्या है, नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू 5, आई इज इक्वल टू 2। ये मेरा कंडीशन है। तब मैं क्या करता था, ये दोनों को मैंने कंपेयर किया, टू मतलब 5 और 3 को मैंने कंपेयर किया, तो मैंने किया 3 को पॉप। तो मुझे क्या करना है, इसका इंडेक्स नोट कर लेना है। तो मैं आई डी एक्स करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, आई एन टी आई डी एक्स इज इक्वल टू एस टी डॉट पॉप। ओके। एंड अभी मैं क्या करूंगा, आंसर ऑफ जो भी आई डी एक्स है ना, बाय द वे इधर मैंने आंसर एक वेरिएबल, एक सेकंड, इधर हम लोग एक आंसर करके एरे भी डिक्लेयर कर देंगे, सॉरी। आईएनटी आंसर इज इक्वल टू न्यू आईएनटी, एंड इसका लेंथ कितना होना चाहिए, नम्स की लेंथ जितना है, मतलब लेंथ जितना। ये मैं भूल गया था। तो हम लोग एक आंसर करके भी एरे डिक्लेयर करेंगे, एंड फिर आंसर ऑफ दैट आईडीएक्स इज इक्वल टू
देखो हम लोग का क्या आया, 1 बाहर आया, तो आंस ऑफ 1 क्या है मेरा, आंस ऑफ 1 शुड बी दिस माइनस दिस। तो मतलब मेरा 2 क्या है, 2 मेरा आई पॉइंट, मतलब आई मेरा भी 2 को पॉइंट कर रहा है। एंड मेरा 1 क्या है, 1 मेरा आईडीएक्स है, मतलब आई माइनस आईडीएक्स का जो भी वैल्यू है वो रहना चाहिए। तो इट मस्ट बी आई माइनस आईडीएक्स। आई होप ये सबको समझा है। तो ये हम लोग को नंबर ऑफ डेज दे देगा। एंड हो गया। यही मुझे करते जाना है। कब तक करते जाना है, जब तक इधर स्टैक एम्प्टी ना हो, या फिर ऐसा कोई नंबर ना आ जाए जो बेसिकली ये वाला सिचुएशन। देखो 5 1 2, इसमें क्या हो रहा था, बेसिकली ये 2 पे जब हम लोग है, तब इधर मेरा है 2 एंड दिस इज 5। फिर मेरा इंडेक्स 3 ये पॉइंट कर रहा है 1 को, एंड अभी मेरा जो नम्स है वो है 4। मतलब मेरा इंडेक्स है 4 एंड वो 2 को पॉइंट कर रहा है। तो 2 मेरा 1 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पॉप कर देंगे। लेकिन जो मेरा 2 है वो मेरे 5 से छोटा है, तो हम लोग इसको ऐसे इंसर्ट कर देंगे। तो ये हम लोग को तब तक ही करना है जब तक हम लोग का जो भी नम्स ऑफ आई है वो ग्रेटर देन सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है। तो आई होप ये व्हाइल लूप सबको समझा है। एंड इधर दूसरा कॉन्सेप्ट जो अभी कवर हुआ वो था बेसिकली हम लोग का अभी जो एरे बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 4 आया, फिर 3 आया, फिर जैसे ही इससे बड़ा एलिमेंट आया, तो हम लोग ने जितने भी एलिमेंट्स बड़े थे, मतलब जितने जितने भी एलिमेंट्स छोटे थे उससे उनको पॉप कर दिया। तो ये बेसिकली क्या ट्रेंड है मेरे स्टैक का, जैसे मेरा एलिमेंट्स ऊपर ऊपर जाते जा रहा है, वैसे जो भी ऊपर का एलिमेंट है, देखो 4 3, तो जो भी ऊपर का एलिमेंट है वो मेरे नीचे के एलिमेंट से छोटा है। मतलब क्या हो रहा है, ये बेसिकली स्टैक ऐसे बढ़ते जाने वाला है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरे एलिमेंट्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। सो दिस इज डिक्रीजिंग मोनोटोनिक स्टैक। आई थिंक ये पहला सम था डिक्रीजिंग मोनोटोनिक स्टैक का। तो ये समझ गया रहेगा, ये बस मतलब ये नॉर्मली हम लोग को सॉल्व करने के बाद ही समझता है कि अच्छा ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है वो। बट फिर भी लाइक ये अगर हम लोग ऐसे लार्जेस्ट एलिमेंट अगर मैं ये साइड से मतलब लेफ्ट साइड से ट्रेवर्स करूँ तो वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग से होता है, ये याद रखो। एंड फिर मैं क्या कर दूंगा, ये हो जाने के बाद मैं नॉर्मल एलिमेंट्स को पुश कर दूंगा। एंड मेरा अभी खत्म हो गया। अभी एक क्वेश्चन है कि जितने भी स्टैक में एलिमेंट्स बचते हैं उनका क्या, तो उनका मैंने बोल दिया था कि वो जीरो के मतलब ऑलरेडी एरे इनिशियलाइज टू जीरो ही रहेगा। ये जो आंसर बनेगा, जो आंसर एरे है वो ऐसे ही बनेगा। जितने भी लेंथ का 3 लेंथ का रहेगा तो ये ऐसे ही बनेगा। तो ऑलरेडी एलिमेंट जीरो ही रहेंगे। तो लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, इधर रिटर्न आंसर। मेरा क्वेश्चन आई होप ये समझा, बहुत इजी क्वेश्चन था। लाइक एक्चुअली ये मीडियम क्वेश्चन है बट आई थिंक बहुत इजीली समझा रहेगा, क्योंकि हम लोग लाइक कल सबसे पहले यही किया था, मतलब ऐसे टाइप का इनेक्स क्रिएटर एलिमेंट ही किया था। एंड कल तो लाइक बहुत हार्ड क्वेश्चन किया था। तो आई होप ये सबको समझा। इसका कोड देख लेते हैं। तो आई होप ये देखो, पब्लिक डेली टेम्परेचर्स। तो पहले मैंने डी क्यू डिक्लेयर किया, फिर मैंने लेंथ। अभी ये आई एन टी जे इज इक्वल टू जीरो मैंने क्यों डिक्लेयर किया मुझे नहीं पता, जब मैंने सोल्यूशन सबमिट किया था तब मैंने किया था, बट इसको कभी यूज नहीं किया था। तो फिर एक आंसर डिक्लेयर किया, फिर ये मेरा नॉर्मल फॉर लूप। फिर क्या करता हूँ मैं, जब तक स्टैक इज नॉट एम्प्टी एंड मेरा नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ एस टी डॉट पी, तब तक आई डी एक्स इज इक्वल टू एस टी डॉट पॉप, आंसर ऑफ आई डी एक्स इज इक्वल टू आई माइनस आई डी एक्स एंड एस टी डॉट पुश आई, एंड दिस इज द रिटर्न आंसर। सो आई होप ये सबको समझा है। तो समझना चाहिए लाइक, अगर नहीं समझा तो पीछे मतलब पीछे वाले लेक्चर्स देखो, आई थिंक समझ जाएगा एंड इजीली समझ जाएगा। तो ये इसका डिफिकल्टी बाय द वे मीडियम दिया है ये लोगों ने, बट दिस इज इजी। एंड और एक क्वेश्चन है जो आई थिंक यू शुड ट्राई। तो अभी तो लेक्चर जल्दी हो गया तो यू शुड गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई आई थिंक। ये देखो, सम ऑफ सम ऑफ द वेरी मिनिमम, ये एक्चुअली है एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन, बट आप लोग अगर डिस्कशन पे जाओगे तो आपको लाइक समझ जाएगा कमेंट से कि ये नहीं जम रहा है लोगों को।
तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. दिस इज सिमिलर टू अपना जो हार्ड क्वेश्चन लिया था ना कल, वो रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम वाला. दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट, बट इसमें कुछ अलग भी है. मतलब एक तो इसमें वो लॉन्ग फॉर्मेट आ जाता है, तो आंसर है वो मतलब लॉन्ग फॉर्मेट में चला जाएगा, तो हम लोग को उसका इंटीजर फॉर्मेट रिटर्न करना है. तो वो एक थोड़ा अलग कैलकुलेशन है. एंड एक सब एरे का भी थोड़ा मतलब अलग कैलकुलेशन होगा वो. बट लाइक आप लोग बोल सकते हो 70-30 सिमिलर है, 70% सिमिलर है, 30% अलग है. तो ये ट्राई करो अभी. अगर ये जम गया तो बहुत सही है. आई थिंक आज का हो गया फिर सेशन. तो कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो. Okay, guys, we have successfully completed 15 days of this DSA boot camp. I hope तुम लोग practice कर रहे होगे and कुछ doubts रहेंगे तो heads को पूछो. They are available for you and see you tomorrow. No doubts. Thank you Don't guys. forget to practice the sums, yeah. Stacks से हम लोगों ने डाला तो है मैसेज कि like you guys can take up stacks as well, but don't forget to watch the other videos as well if you have not done it. It's always good to stay ahead. 2 steps, 3 steps, jitne bhi ho. Don't put it on later. Alright, then if no doubts, you all can leave as Anusha has said. See you tomorrow.